सर सरफराज सर सर मान लीजिए कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और हम एक खास पार्टी को लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो कारोबार होता है, अगर ये खास पार्टी उनको सपोर्ट कर गई जिनको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप लोगों का क्या रोल होगा? देखिए, ये तो होने को हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हो जाए और पार्टी के कुछ एमएलए टूटकर इधर से उधर भी हो जाए, लेकिन उस एजम्पशन की बुनियाद पर हमें अभी कुछ स्टेप लेना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। हम तो यही सोचते हैं कि एक पार्टी जब रोबस्ट मेजोरिटी लेकर आती है तो वहां से टूट नहीं होता है, लेकिन क्लोज मामला होने से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल के लोग जो है वो बहुत कॉन्शियस लोग हैं, यहाँ की जनता बहुत समझदार जनता है, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ ये नौबत यहाँ नहीं आएगी। सर 90% कल ये हुआ है, वोटिंग हुआ है जी। इसके बाद क्या उम्मीद लग रहा है आपको? नहीं, 90+ का वोटिंग होना ये एंटी बीजेपी समझ में आता है, इसलिए कि लोगों में जो डर और भय इन्होंने पैदा किया है पिछले 2 महीने में, उसका ये रिस्पॉन्स है और उसका ये रिएक्शन है। और उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज्यादा पोलिंग अब बचे हुए फेज में होगा। लोग निकलेंगे बड़ी तादाद में और इसके खिलाफ इसको वोट आउट करने के लिए निकल रहे हैं लोग। ये उनके अंदर फिक्र पैदा हो गई है कि ये अगर रहेगा तो ऐसे ही हमको परेशान करता रहेगा, और गरीब जनता कहां से जाकर के ट्राइब्यूनल में पेश कर सकेगी अपने डॉक्यूमेंट्स को? नहीं कर सकेगी। शुक्रिया सर। कोलकाता के सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर CSR के मेंबरान ने एक तकरीब में कहा कि आप अपने वोट को ज़ाया ना करें, बल्कि ऐसे पार्टी को वोट दें जो पार्टी बीजेपी को रोक सकती है। लिहाजा उन्होंने पुरखुलूस और दर्दमंदाना अपील करते हुए यह बात कही कि आपका अपना कीमती वोट जो है वो वोट इस वक्त देना बेहद लाजमी है। वोट को हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सहाफ़ियों ने सवालात किए। उन सवालात के जवाबात देने में छोटन दास, डॉक्टर सरफराज और दीगर सोशल एक्टिविस्ट, मंजर जमील और अतहर फिरदौस और दीगर स्पीकर्स ने इन सवालात का जवाबात देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। আমি এটা তো ঘটনা ঠিকই বলছেন, যারা বলছেন তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে অন্তত এটুকু মানে পরীক্ষিত বিষয় যে আমরা গণতন্ত্রের দালালি করছি। দালালি তো করছি, সংবিধান বাঁচানোর জন্যই তো দালালি করছি। আমরা দালালি করছি ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যাতে বেঁচে থাকে তার জন্য দালালি করছে। দালালি করছে ভারতবর্ষের এই কনস্টিটিউশন, বাবা সাহেব আম্বেদকর যিনি ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই কনস্টিটিউশনকে উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছে, একে বাঁচানোর পক্ষে দাঁড়াচ্ছি। আমরা গর্বিত এই ত্যাগ পাওয়ার জন্য, আমরা গর্বিত যে আমরা বিজেপি এবং RSS যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে বেইমানি করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই শক্তি আমাদের বলছে সংবিধান, এরা তো বলছেন আমরা এই সংবিধান বরবাদ করে দেবো, আর আমরা চাইছি সংবিধান রক্ষা করতে। অবশ্যই দালালি করছি, সেটা হচ্ছে সংবিধান রক্ষা করতে দালালি করছি। দ্বিতীয়ত বলবো যে উনি প্রশ্ন করছিলেন না, আমরা এই সবাই মিলে একটি মঞ্চ বানিয়েছি, সংবিধান বাঁচাও বাংলা বাঁচাও মঞ্চ। সেই মঞ্চ থেকে আমরা গত 15-16 মার্চ থেকে শুরু করেছি ক্যাম্পেইন। দুবার আমাদের মঞ্চের গাড়ি RSS এর কর্মীরা ভেঙে দিয়েছে। আমরা উর্দুতে 5000 লিফলেট করেছি, হিন্দি বাংলা মিলে 65,000 লিফলেট করেছি। ফলে আমরা আমাদের স্বার্থ অনুযায়ী as a civil society member, as a civil society organization, we try our best to preach our voice. सवाल ये है कि बीजेपी को वोट न दे, इसके लिए हम बोलने के नहीं आए। बीजेपी को वोट वैसे भी कोई नहीं देता है। उसके मेरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश। उसके पास एक केडर है जो मंदबुद्धि अंधभक्त कहलाता है। ये थोड़े से लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी है वो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी होती है। सुनिए, आवाम वोट नहीं करती है, लेकिन उसी थोड़े सी आबादी को उसको फायदा होता है वोट के बंटने से। बीजेपी पूरी तैयारी करती है वोट बटे कैसे। वो 20 कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं हर सीट के ऊपर। तो इस बार तो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। सिर्फ डमी कैंडिडेट ही नहीं, पूरी एक डमी पार्टी बनाकर खड़ी कर दिया था, और वो एक्सपोज हो गया, अलग बात है।
लेकिन कोशिश तो पूरी की है, 1000 करोड़ का इंतजाम भी कर दिया। तो विपक्ष की बात नहीं है, अरे विपक्ष में कोई आ जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि वोट डिवीजन की वजह से कोई फायदा ना उठा ले। तो आप या ये सब लोग इस स्टेट में जो रहते हैं, जो यहाँ की हकीकत से वाकिफ है, उनको पता है कि बड़ी पार्टी कौन सी है, बड़ा केडर किनके पास है, मजबूत पोजीशन में कौन है। हम किसी पार्टी का इसलिए नाम भी नहीं ले रहे कि लोग इतने समझदार हैं, उनको इतना एजुकेट स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपका अगर कोई झमेला झगड़ा भी हो सकता है, तब भी आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि वो रोक सकता है और दूसरे वाले नहीं रोक सकते हैं। हमारे लिए सभी अपोजिशन की पार्टियां बराबर हैं, हम कांग्रेस से भी उतना ही लगाव रखते हैं जितना सीपीएम से रखते हैं, सबसे रखते हैं, लेकिन रोकने की पोजीशन में कौन है, वोट बर्बाद नहीं करें और उनको फायदा न उठाने दें। इसलिए ये नो बेनिफिट्स का ये बैनर दिया हुआ है और कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हम लोग या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं है। सरफराज भाई एक मिनट सर, एक सर सवाल, एक सवाल। बीजेपी से इतना डर क्यों है? नहीं, डर नहीं है, डर की तो कोई बात नहीं हुई है। हमने तो आपको अपने इनिशियल स्पीच में ये बात कही है कि इनके 3 काम है मेजर। 2014 के बाद ये लाइन में खड़ा कराते हैं, कभी नोटबंदी के, कभी राशन लेने के लिए, कभी आपको सिलेंडर लेने के लिए, कभी पेट्रोल पंप की लाइन में, कभी आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए, कभी बैंक में लिंक करने के लिए, तो लाइन में खड़े हो जाओ। दूसरा करते हैं ये है कि आपका अगर कोई हक है छीना जा रहा है, उसके लिए खड़े होंगे, लाठी बरसाएगा। तीसरा ये काम ये करता है कि घरों पर और दुकानों पर, बाजारों पर बुलडोजर चलाता है। जब ये 3 काम इनकी पहचान है, तो क्या इसको सपोर्ट करना चाहिए? आप खुद बताएं। हमें डरने और न डरने की बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम किस बुनियाद पर सपोर्ट करें। अगर ये कोई अच्छा काम करने वाली पार्टी होती ना, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इनको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इनका मैं कोई रिकॉर्ड देख लूं अच्छा कोई काम का, बताइए, आप ही बता दीजिए कि कोई अच्छे काम भी इनके हुए हो तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सरफराज भाई मेरा एक सवाल है, सरफराज भाई। बीजेपी से डर सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी एक फिरका परस्त जमात है। उसका मेन मुद्दा जो है वो क्या है, वो उसका मेन मुद्दा ये है कि अवाम को बांट के रखा जाए। आज जो उसका मेन प्लान इलेक्शन का है, आप देखिए कि वो इकोनॉमिक सिचुएशन में, फॉरेन पॉलिसीज में या हमारे इंटरनल पॉलिसी, किस चीज में उसने क्या पेश किया है? कुछ नहीं। न रोजगार की बात करती है, न इनकम जनरेशन की बात करती है, न नए इंडस्ट्री कायम करने की बात करती है। तो क्या करती है सिर्फ कि मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ। तो ये कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है। और अगर थोड़ा सा मुसलमानों से थक जाती है तो क्रिश्चियन के पीछे पड़ती है, एंग्लो इंडियन के पीछे, क्रिश्चियन के पीछे पड़ती है। तो ये जो तफरीक करने वाली पार्टी है, जो इंसानियत का सोशल फैब्रिक जो है हिंदुस्तान का, उसको मिटाना चाहती है। हिंदुस्तान हजारों साल से, 6000 साल पुरानी तहजीब है और ये तहजीब जो है एक हारमोनियस डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियस एक दिन आ गया। ये तहजीब बनती है जिसमें हमारे सूफे अकराम का, हमारे संतों का, हमारे औलिया अकराम का, हमारे बॉल सिंगर्स का, ये तमाम जो कल्चरल जो एफिनिटी था, ये जो अमेरिकन, इट इज एन अमेरिकन ऑफ मल्टी कल्चरल, ये और उसको जो है तार करने की कोशिश करती है सिर्फ अपनी एक पॉलिसी के, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इसलिए मेजॉरिटेरियन हेजेमनी जो है, जो हर जगह वो लागू करना चाहती है, और होमोजेनाइजेशन ऑफ द एंटायर कल्चर। हमारा एक ही कल्चर होगा, एक ही चीज है, एक ही जुबान है, एक ही लिबास है, एक ही तरह का खाना खाना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट अ पार्टी ऑफ अ सिविलाइज्ड ह्यूमन पार्टी नहीं है, आप ये कह सकते हैं। इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं और मुखालफत करते रहेंगे। सरफराज साहब मेरा एक सवाल है सर। আমরা তো এখানে পরিষ্কার বলেছি, কোনো পার্টির কথা বলিনি। আমরা এটা আস্থা রাখি যে বাংলা আজকে যা ভাবে ভারতবর্ষ কথা পরে ভাবে, ফলে বাংলার মানুষ জানেন যে কে কোথায় বিজেপিকে মোকাবিলা করতে পারবে। বলে আমরা মাস্টারমশাই নই যে এখান থেকে ডিকটেট করে বলবো ও তোমরা অমুককে দাও, অমুক দলকে দাও, তমুক দলকে দাও। আমরা সেই মাস্টারমশাই নই। ফলে
আমরা গভীর আস্থা রাখছি বাংলার মানুষের উপরে। তারা জানেন যে কাকে ভোট দিলে বিজেপিকে রোখা যায়। सरफराज भाई, मेरा एक सवाल था आपसे सर। वेस्ट बंगाल सिविल सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, गिव नो बेनिफिट टू बीजेपी। तो क्या आप लोग सिर्फ डिपेंडेबल है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, या जो 29 तारीख को आने वाला इलेक्शन होगा तो उसमें तमाम एरिया में, तमाम बंगाल के रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में जाएंगे इस बात को फैलाने के लिए, स्प्रेड आउट करने के लिए? हम लोग सिविल सोसाइटी एसआर को लेकर पिछले कई महीनों से ये काम कर रही है और लोगों में ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करती रही है। तो अभी जाने का ये जो अभी मुकाबला है, सियासी पार्टियों का मुकाबला है, वो लोग अपना मुकाबला करते रहे। सिविल सोसाइटी इज द वॉचडॉग ऑफ सिविलाइजेशन, सिविल सोसाइटी इज द वॉचडॉग ऑफ कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी इज द वॉचडॉग ऑफ स्टेट। तो हम लोग जब देखते हैं कि जो एबेरेशन हो रहा है, जब कोई भी समाज, कोई भी ताकतवर पावरफुल हुक्मरान जो है वो रास्ते से गलत राह पर भटक रहा है, तो हम लोग उनको राह दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा काम पकड़ के किसी को वोट दिलवाना नहीं है, हम लोग सिर्फ लोगों का कलेक्टिव कॉन्शियस को जगाना चाह रहे हैं कि देखिए आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। आप एक हेल्दी सेहतमंद समाज बनाना चाहते हैं जहां हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब मिल करके हम आहंगी के साथ रहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब के साथ। ना आप एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां रोजाना दंगा और फसाद होता रहे और मजहब की बुनियाद पर लोगों का कत्ल किया जाए और जुबान की बुनियाद पर डेली लिंचिंग किया जाए। ये कोई और गोश्त खाने के जुर्म में उनके घर में घुस करके, फ्रिज में घुस करके आप ये करें, दिस इज नॉट फेयर। तो इसीलिए हमारा काम ये नहीं है कि हम इंटरवेंशन, हम सिविल सोसाइटी का काम ये है कि लोगों के जो गुड कॉन्शियस है, उन लोगों का जो अच्छा चीज होता है, स्पिरिट होता है, उसको जगाने का काम करती हैं। तो हम लोग यही जगाने का काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकली गांव में जाके, देहात में जाकर के हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि पार्टी का प्रचार कर रहे हैं किसी का, वो हम नहीं करते हैं, ये हमारा काम भी नहीं है। क्यों नहीं हुआ पिछले हम लोग जो है, आप लोग वोट ले, इसको करना, उसको वोट देना, ये काम तो सिर्फ पार्टी का था ना, आप लोग क्यों नहीं, अलायंस क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आपका हमारे से नहीं हो सकता है। वो अलायंस क्यों नहीं हुआ, ये पार्टी का काम है। हम अलायंस कराने वाले लोग नहीं, हम पब्लिक है, पब्लिक से बात कर रहे हैं। हम तो अभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हम आवाम से बात कर रहे हैं। लेकिन सर आपने लिख रखा है कि गिव नो बेनिफिट टू बीजेपी। देखिए उनका पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है, लेकिन आपको एक बात बता दें, अलायंस न होना कभी कभी फायदेमंद होता है। पिछले 15 वर्षों से तृणमूल की सरकार बंगाल में रही है। बंगाल ने 2011 से ममता बनर्जी की राजनीति को देखा है। लगातार फैक्ट्री, रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम पर बात होता रहा, लेकिन अभी आप देखेंगे तो झूठ, जो बंगाल एक केंद्र रहा वो मील बंद होते जा रहे हैं। शिक्षा, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम बिगड़ता हुआ जा रहा है बंगाल का। लोग पलायन कर रहे हैं, युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद एक पार्टी जो शीर्ष पे आना चाहती है, पहली जीत की तलाश में, भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन एक तरफ वो 3000 रुपए की बात भी करता है, लेकिन वही तृणमूल सरकार भी, जो ममता बनर्जी, उन्होंने 1500 रुपए, 1000 रुपए ये फ्री रेवड़ी देने का जो काम किया है, क्या बंगाल की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराएगी? क्या 15 साल की राजनीति में बंगाल ने जो देखा, अब उनका समय आ गया है कि नहीं, अब बदलाव होना चाहिए? देखिए ये सवाल भी सरकार से है, मुझसे नहीं है, मगर मैं मोटी बात आपको बताता हूँ। जो पार्टी कह रही है कि हम आकर के जादू की छड़ी चलाएंगे, वो भी पिछले 12 साल से इस देश में सरकार चला रहे हैं। कोई एक पैरामीटर हमें बता दीजिए देश का, जिस पैरामीटर में इंडिया अच्छा किया हो। अगर कोई एक पैरामीटर भी हमारे सामने हो तो हम उम्मीद करते उससे। हर पैरामीटर में देश बहुत गर्त में गया है, हर सूचकांक नीचे गया है, इसलिए उनसे तो कतई उम्मीद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो देश की जीडीपी है
इंडिया की जो जीडीपी है उससे अच्छी बंगाल की जीडीपी अभी भी है। नंबर 3, जूट फैक्ट्रियां पिछली सरकार में बंद हुई थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सी फैक्ट्रियां रिवाइव हो गई हैं। जूट के कारोबारी जो कभी सुसाइड कर रहे थे, मैं मुर्शिदाबाद गया था तो पता चला कि इस वक्त में जूट का मार्केट बहुत बूम किया है। हालांकि मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन हर पैरामीटर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लूज किया है, ये गवर्नमेंट उसमें ऊपर आई है। बात अगर आपने एजुकेशन की छेड़ दी है तो 92,000 स्कूल सरकारी बंद हुए हैं, जिसके 80% तादाद गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी से है। तो आप किसको लाना चाह रहे हैं इसको हटा करके? अगर ये खराब है तो इससे बहुत ज्यादा खराब वो लोग हैं। अगर ये इसका परफॉर्मेंस का आप मार्किंग कम दे रहे हैं तो उसका मार्किंग माइनस में है, इसलिए कम वाले को हटाकर माइनस वाले को नहीं ले जा सकता।